हेलो। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थ्योरी हमारी तरफ से पूरा खत्म है। आज के लेक्चर में बात करेंगे वन शॉट। डिटर्मिनेंट में जो भी पढ़े हैं उस थ्योरी के कंप्लीट रिवीजन करेंगे, प्लस उस पर एक दो क्वेश्चन देखेंगे। और उसे इसके कंप्लीट करने के बाद हमारा सीरीज आने वाला है एनसीईआरटी सीरीज। कौन? एनसीईआरटी। इसमें भी हम जो लेक्चर पढ़ा चुके हैं डिटर्मिनेंट्स में, उसमें भी एनसीईआरटी करा चुके हैं, लेकिन फिर से कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज आने वाले हमारा, वह जस्ट इस लेक्चर के बाद आएंगे। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट को वन शॉट, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू जो पूछा हुआ वह, अब प्लस में कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट का वन शॉट पढ़ेंगे। बहुत मजेदार लेक्चर है आज के, देखिएगा। तो क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट्स का वन शॉट। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये सब बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट पढ़ते क्यों हो। क्या कहे? डिटर्मिनेंट पढ़ते क्यों हो, डिटर्मिनेंट का यूज होता कहाँ है। तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट किसी भी तरह से या किसी भी जगह पर यूज हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई वस्तु है, अगर एक से ज्यादा वस्तु, उसको अरेंज करने का तरीका क्या है? तो अरेंज करने के लिए, या उसको हम कह सकते हैं एक रो या कॉलम में उसको अच्छी तरीका से रखने के लिए किसका यूज करते हैं? डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स एक अरेंज करने का तरीका है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स क्या है? तो डिटर्मिनेंट अरेंज के साथ उसको कैसे वैल्यू निकालते हैं वह है। तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स एक वैल्यू है, यानी एक वैल्यू देता है, लेकिन मैट्रिक्स एक वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि मैट्रिक्स एक अरेंज करने का तरीका है। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले समझते हैं डिटर्मिनेंट रो होता है क्या है, कॉलम क्या होता है, वह सब बात करेंगे। तो चलो चलते हैं हम डिटर्मिनेंट्स पर। डिटर्मिनेंट्स में का डिफिनीशन क्या कहता है? डिटर्मिनेंट्स इज एन एनी एक्सप्रेशन। डिटर्मिनेंट इज एन एनी एक्सप्रेशन। और डिटर्मिनेंट में कोई व्यंजक हो सकता है, विच इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट। क्या है? विच इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूप में अरेंज हो सकता है, ऑफ क्वांटिटी इन क्लोज टू वर्टिकल लाइन। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर दो वर्टिकल लाइन के बीच में, क्या कहे, दो वर्टिकल लाइन के बीच में अगर रो और कॉलम में कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन, या तो नंबर या तो क्वांटिटी अगर लिख देते हैं, तो किसका निर्माण होता है? डिटर्मिनेंट्स का निर्माण होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स हमेशा रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स में हमेशा रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कभी भी अगर डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, तो वह डिटर्मिनेंट्स का निर्माण नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर मान लो कोई भी हम नंबर को, या कोई भी एक्सप्रेशन को, या कोई भी क्वांटिटी को अगर लिख रहे हैं इसके अंदर में, दो वर्टिकल लाइन के बीच में, तो रो कॉलम में लिखवे करेंगे। अब प्लस में क्या करेंगे? देखेंगे जितना रो होगा उतना ही कॉलम होना चाहिए। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है? तो अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी नंबर को अगर वर्टिकल लाइन में सजाएंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में सजाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? रो कहेंगे। क्या कहेंगे? रो। जैसे मान लो अभी हमारा हाथ दिखाता हुआ यह किस में है? हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो इसको क्या कहेंगे? रो। यानी इस अरेंज के इस लाइन में कोई भी वस्तु अरेंज होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी क्वांटिटी, उसे क्या कहेंगे? रो। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम क्या कह सकते हैं? यह रो में अरेंज है। अगर वर्टिकल लाइन में अरेंज होगा तो किस में अरेंज होगा? कॉलम में। जैसे मान लो यहाँ पे एक एक है, दो है, तीन है। यहाँ पर तीन नंबर है, तीन डिजिट है, जो क्या है? एक है, दो है, तीन डिजिट है ये। अब ये डिजिट अरेंज है किस में? हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो हम क्या कह सकते हैं? यह रो में है, यानी ये पहला ही रो में है, यानी कह सकते हैं एक ही गो रो में है। उसी प्रकार से अगर मान लो हम नीचे ऊपर कर देंगे 1 2 3, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 वर्टिकल लाइन में अरेंज है, तो क्या कह सकते हैं? कॉलम में अरेंज है। तो हम कह सकते हैं रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं? तो रो किसे कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी नंबर लिखा है उसे रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन में जो भी नंबर लिखा है उसे क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। डिटर्मिनेंट के डिनोट किसे कहते हैं? तो डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं डेल्टा से, डी से, या तो डीईटी से। कहीं भी अगर हमको डी लिखा हो, डेल्टा लिखा हो, डीईटी लिखा हो, तो समझना क्या क्या निकालना हमको? डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका क्या है? तो हमेशा दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है।
रो और कॉलम के रूप में। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी डी, यहाँ ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी को कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर में जो भी नंबर लिखा हो, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हो, क्वांटिटी लिखा हो या किसी का नाम लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो सभी के सभी को क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स या तो एंट्रीज, क्या कहेंगे, एलिमेंट्स या एंट्री। तो ए बी सी डी क्या है, एलिमेंट्स है या तो एंट्रीज है। अब इसमें देख रहे हैं कितना रो है, बताओ कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ए बी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, सी डी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन कितने हैं, दो है। सर ए सी पहला वर्टिकल लाइन में है, बी डी दूसरा वर्टिकल लाइन में, तो दो वर्टिकल लाइन में। तो बताओ यह जो डिटर्मिनेंट्स है कितने बाय कितने ऑर्डर के हैं, तो सर दो गो रो है, दो गो कॉलम है। तो कह सकते हैं इस डिटर्मिनेंट में टू रो है, टू कॉलम, यानी टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है यह। तो यही यहाँ पे लिखे है इट इज सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखे, स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट्स का निर्माण करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होता है, समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स है, तो डिटर्मिनेंट्स में यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट के कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए ना, होगा। अब यहाँ पर कहिएगा सर ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए बी सी डी एलिमेंट्स है, लेकिन वहां पोजीशन होगा, उस स्थान का होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे मान लीजिए अब जहां पर अभी होएगा वहां उस जगह के कुछ ना कुछ नाम होगा, स्वाभाविक है। लेकिन अब किसके थ्रू आए हैं, वो भी आपको लेके कुछ कुछ नाम होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ए आया है, तो यहाँ पर ए अपना क्या है, एलिमेंट्स है, लेकिन ए के जगह पर जो रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे यहाँ पर सी आ गया, जैसे ए के जगह आ गया, मान के चलो एक आ गया, वन आ गया, तो वन क्या होगा, एक एलिमेंट्स होगा। लेकिन इसका स्थान पर जो भी हमेशा प्रॉपर हमेशा के लिए रहता होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, सर होगा। वही आप बात करते हैं, डिटरमिनेंट के पोजीशन ऑफ क्या होता है, नाम। वही यहाँ बताया है, रो किसे कहते हैं, तो एलिमेंट्स इन ए सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। वर्टिकल लाइन में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, तो सेकेंड ऑर्डर में कितना डिटरमिनेंट होता है, एलिमेंट्स 4 होता है। दो रो दो कॉलम होता है, तो पहला रो में 2 एलिमेंट्स, दूसरा रो में 2 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हो जाएगा टोटल, वही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 9 होता है। तो हम कह सकते हैं अगर कोई भी हमको डिटरमिनेंट देगा, तो अगर हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, जो भी हमको ऑर्डर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा आराम से। आप बात करते हैं इसके पोजीशन पर, इसका पोजीशन क्या होता है। आप पोजीशन निकालने के लिए, या पोजीशन निकालने के लिए हम एक बात ध्यान देंगे, पोजीशन देखो, अगर मान लो कोई नेम ऑफ द एलिमेंट्स है, कोई एलिमेंट्स, इसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन का नाम। से मान लो अगर 2x2 ऑर्डर के हम डिटरमिनेंट बनाते थे, तो 2x2 ऑर्डर के, तो यहाँ पर क्या लिखते थे, ए लिख दिए, यहाँ पर बी लिख दिए, यहाँ पर सी और डी। अब यहाँ पे ए लिखिए, तो ए क्या है, एलिमेंट्स है, लेकिन ए के स्थान पर जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, सर नाम तो होबे करेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए है जो किस रो में है, सर फर्स्ट रो में है। किस कॉलम में है, सेकेंड रो में है। तो कभी भी नाम दिया जाता है तो रो और कॉलम को मिला कर दिया जाता है, क्या कहे, कभी भी अगर नाम दिया जाता है तो रो कॉलम को मिला कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर A11 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, सर पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स है, यानी पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स है कौन, A11। A12 कहने का मतलब क्या हुआ, सर पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स है, क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स है। A13 कहने का मतलब क्या है, पहला रो दूसरा, पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स है। तो कभी भी अगर पहले वाला जो लिखा होगा 1 है, यहाँ पर 2 लिखा, ठीक कुछ भी हो सकता है, तो पहला वाला किसको डिनोट करता है, रो को। सेकेंड वाला किसको डिनोट करता है, कॉलम को। तो पहला वाला रो को, सेकेंड वाला कॉलम को। अगर हम कहीं पे लिखा है A232, इसका मतलब क्या है,
A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स है। क्या? तीसरा रो दूसरा कॉलम का। ध्यान दो, क्या यह तीसरा रो का एलिमेंट्स है कि नहीं? R3 है सर। दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स है कि नहीं? है सर। तो हम कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स का पोजीशन का नाम लिखा होगा तो पहला वाला किसको डिनोट करेगा? रो को। सेकेंड वाला किसको डिनोट करेगा? कॉलम को। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है A21, इसको कहने का मतलब क्या हुआ? पहले वाला रो को, तो दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स है। ठीक, वही यहाँ पे लिखिए Aij क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। आई होता है जो रो को चर्चा करता है, जे होता है जो किसको करता है? कॉलम को। तो पहले वाला रो दूसरा वाला कॉलम। तो अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट कहेगा बनाने के लिए, कोई मैट्रिक्स कहेगा बनाने के लिए, तो क्या लेना? पहला वाला को A11, दूसरा वाला को A12, इसी प्रकार से अरेंज करना है। अब यहाँ पर लिखे है दिस डिटर्मिनेंट इज 3/3 ऑर्डर। यह कितने बाय कितने ऑर्डर के? 3/3। कैसे? सर 3 गो रो है 3 गो कॉलम है तो 3/3। 2 गो रो होगा 2 गो कॉलम होगा तो क्या? 2/2 ऑर्डर के। 4 गो रो होगा 4 गो कॉलम होगा तो कितने? 4/4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखते हैं साइन। अब अगर यहाँ पोजीशन है तो इसका साइन क्या होगा? साइन ऑफ द एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स का साइन क्या हो सकता है? तो एलिमेंट्स का साइन निकालने के लिए हमको पोजीशन मालूम होना चाहिए। पोजीशन के बिना हम साइन नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो, साइन निकालने का हम दो तरीका देखेंगे। अगर हमको पोजीशन ऑफ साइन कहेंगे तो पोजीशन ऑफ साइन दो तरीका से निकलते हैं। एक होता है जो रो कॉलम मेथड होता है, एक अल्टरनेट मेथड होता है। क्या कहे? एक होता है अल्टरनेट मेथड, एक होता है रो कॉलम मेथड। तो वही यहाँ पर है से रो कॉलम मेथड क्या है? तो रो कॉलम मेथड में क्या करना है? एलिमेंट्स ऑफ Aij, यानी Aij कहने का मतलब हुआ पहले वाला रो को डिनोट करेगा। तो आई के जगह क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से जे के जगह क्या हो सकता है? 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो हमको दे दिया A11, क्या दे दिया? A11। अब बताओ ये पोजीशन पर यानी A11 जिस स्थान पर है उस स्थान का क्या कौन सा साइन होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? यह पहचानने के लिए रो कॉलम मेथड का यूज अभी कर रहे हैं। उसके बाद चलेंगे अल्टरनेट मेथड पर। तो अगर -1 के पावर i प्लस जे, अगर i प्लस जे के ऐड करेंगे तो अगर इवन नंबर सम संख्या आ जाएगा तो पॉजिटिव साइन देगा, अगर विषम संख्या आएगा तो निगेटिव साइन देगा। वही यहाँ पे लिखे हैं इफ i प्लस जे इवन नंबर देन पॉजिटिव साइन। अगर i प्लस जे अगर ऑड नंबर आ गया तो देन निगेटिव साइन। तो बताओ इसमें A11 है, i के जगह कितना है? 1 है, j के जगह कितना है? 1 है। अगर हम -1 के पावर में 1 + 1 करेंगे तो कितना होगा? -1 के पावर कितना होगा? 2। तो बताओ अगर किसी भी निगेटिव वैल्यू के पावर अगर इवन नंबर हो तो कौन सा देता है साइन? पॉजिटिव साइन देता है। तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो बताओ जहां पर A11 होगा वहां पर कौन सा चिन्ह होगा? प्लस की माइनस? प्लस। अगर हमको i प्लस जे का जोड़ करेंगे, अगर हमको सम संख्या आ गया, इवन नंबर आ गया तो पॉजिटिव साइन, अगर ऑड नंबर आ गया तो निगेटिव साइन। उसी प्रकार से अगर मान लो हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं A11 होता था, A12, A13 3/3 ऑर्डर में, A21, A22, A23, A31, A32, A33 होता था। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ देख रहे हैं A11 है तो आई इस दोनों को i और j को जोड़ करना, क्या करना? ऐड करना। अगर हमको इवन नंबर आ जाएगा तो प्लस होगा, ऑड नंबर आ जाएगा तो माइनस होगा। तो बताओ 1 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 इवन नंबर है तो क्या होगा? प्लस होगा। अब यहाँ पर A12 है तो 1 और 2 कितना होगा? 3 होगा। 3 ऑड नंबर है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। सो गया। A13 क्या है? 4 होगा। 1 + 3 कितना? 4। 4 इवन नंबर है तो क्या होगा? प्लस होगा। उसी प्रकार से 2 + 1 कितना होगा? 3। 3 क्या है? ऑड नंबर है तो माइनस होगा। उसी प्रकार से 2 + 2 कितना होगा? 4। 4 इवन नंबर है तो क्या होगा? प्लस। तो रो और कॉलम को जोड़ेंगे, अगर इवन नंबर आएगा तो प्लस, ऑड नंबर आएगा तो माइनस। अब चलिए सर अल्टरनेट साइन पर कैसे हम कर सकते हैं? तो अगर 3/3 ऑर्डर होगा तो अल्टरनेट साइन इस प्रकार देखो, प्लस माइनस प्लस आ रहा है कि नहीं? प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से आएगा। जैसे देखो 2 3 कितना होगा? 5। 5 ऑड नंबर है तो क्या होगा? माइनस। 3 + 1 कितना होगा? 4। 4 इवन नंबर है तो प्लस, फिर माइनस प्लस होगा।
अब यहाँ देखो अल्टरनेट साइन लग रहा है कि नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और अल्टरनेट साइन। अगर ऐसे भी जाएंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही वो क्या कहते हैं अल्टरनेट साइन। अगर रो कॉलम मेथड कहेगा तो इस तरीका से निकालेंगे, अगर हमको कहेगा अल्टरनेट साइन तो इस तरीका से करेंगे। तो तुमको यही ध्यान रखना चाहिए, अगर A11 है तो A11 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है प्लस, A12 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है माइनस। A11 कहने का मतलब क्या हुआ, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट। A12 कहने का मतलब क्या हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स। A21 कहने का मतलब क्या हुआ, दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स। अगर A31 कहने का मतलब क्या हुआ, तीसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स। A31 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा, तो 31 4, 4 क्या है इवेंट नंबर है तो पॉजिटिव साइन होगा। आ गया समझ में। अब देखते हैं अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमको 2/2 ऑर्डर के रहता है डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं फाइंडिंग वैल्यू ऑफ द लैपलेस एक्सप्रेशन। और लैपलेस में से ये तुमको नहीं ध्यान रखना है लैपलेस में से क्या है या कैसे मान निकालते हैं, से डायरेक्ट माने 2/2 ऑर्डर में कोई नियम कानून नहीं लगेगा। अगर वही 3/3 में आएगा तो दो तरीका से निकालेंगे, एक निकालेंगे रो कॉलम मेथड से, एक निकालेंगे सेरस रूल से। तो सेरस रूल से जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, लेकिन वही निकालेंगे रो कॉलम मेथड से क्या होगा, रो कॉलम मेथड से अगर 2 मार्क्स में पूछ रहा है 5 मार्क्स में पूछ रहा है तो वह निकालना है। अब अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, अगर 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स आएगा तो किस तरीका से हल करेंगे, इसको कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो पहले ध्यान देते हैं 1/1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में। तो अगर 1/1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स होगा तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा ना उसका मान वही होगा। क्या कहे हैं, अगर हमको 1/1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स है ए एलिमेंट्स है तो इसका मान क्या होगा ए होगा। जैसे अगर हमको दे दिया 5 तो एक गो रो है एक गो कॉलम है तो इसका आंसर क्या होगा 5। अगर दे दिया हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस में 6 तो क्या हो जाएगा -6 से आंसर हो जाएगा। ठीक, वही अगर 2/2 ऑर्डर के रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसको तिरछे तार से गुना करना है, तिरछे तार से गुना करके माइनस करना है। तो a गुने में d और माइनस में b गुने में c। क्या करना है, a गुने में d और माइनस में b गुने में c। उसी प्रकार से अगर हमको दे दिया 2 दे दिया 4 दे दिया 1 दे दिया 6, इसको कैसे मान निकालेंगे, 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। अब बीच में हमेशा माइनस है देना, तो क्या होगा 12 में से 4 गया तो 8 होगा, हो गया आंसर 2/2 ऑर्डर के। इसी प्रकार से अगर हमको दे दिया x + 1, x दे दिया और x - 1, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कहेगा निकालने के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो x + 1 x - 1, तो मल्टीप्लाई करो x + 1 × x - 1, फिर क्या करेंगे बीच में माइनस +1 प्लस x गुने प्लस x कितना होगा x² होगा। अब बताओ x + 1 x - 1 a² - b² होगा, a + b × a - b। तो क्या कर सकते हैं x² - 1 का स्क्वायर होगा, फिर -x² होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं x² माइनस में 1 और माइनस में x² माइनस में x² प्लस में कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1। तो बताओ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा -1। अब एक क्वेश्चन देते हैं, अब बनाना। साइन x यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा दिया है, इसके बाद दिया है सेक थीटा दिया है, उसके बाद क्या दिया हमको कोसेक थीटा दिया है। इसका मान निकालना कितना आता है। अब अगला देखते हैं, अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट दिया है तो डिटर्मिनेंट में डायगोनल क्या होता है, क्या होता है डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल को समझते हैं पहले हम। अब देखो अगर कोई भी डिटर्मिनेंट होगा तो डायगोनल क्या होगा उसके बाद हम मान निकालेंगे। अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट दिया है, क्या दिया है डिटर्मिनेंट्स, तो इसमें डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल हम कह सकते हैं अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा उसके स्थान पर जो भी वैल्यू आएगा उसके क्या कहेंगे डायगोनल कहेंगे। क्या कहेंगे डायगोनल, यानी रो और कॉलम के संख्या बराबर होगा उसके स्थान पर जो भी एलिमेंट्स आएगा क्या कहेंगे सबके सबको डायगोनल कहेंगे। देखो डायगोनल, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, सॉरी कोई डिटर्मिनेंट है a b c d e f g h i, यह क्या है डिटर्मिनेंट है, कितने बाय कितने ऑर्डर के 3/3 ऑर्डर के। अब 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट ये है, तो बताओ इसमें इस डिटर्मिनेंट में डायगोनल क्या होगा।
तो हम पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़े होंगे, डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। तो हम कह सकते हैं अगर मान लो हमको कोई वर्ग होता था या स्क्वायर होता था या रेक्टेंगुलर होता था, आयत होता था, तो डायगोनल कैसे निकालते थे? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के जो लेंथ रहता था उसे क्या कहते हैं? डायगोनल कहते थे पीछे। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं पहला एलिमेंट क्या है? वो ए है। लास्ट वाला एलिमेंट क्या है? जे है। तो इसी को अगर सीधा मिला देंगे तो क्या होगा? डायगोनल। अब यहाँ पर दो गो डायगोनल होता है, जैसे में यहाँ पर भी दो गो डायगोनल होता था ना, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या गो डायगोनल होता है? दो डायगोनल होता है, लेकिन दोनों डायगोनल के नाम अलग अलग होता है। अब के साथ डायगोनल होता है तो कुछ आसान पाएगा, जैसे में होता है A11, A12, A13, तो कहाँ पर आएगा? तो हम हमेशा डायगोनल उसी से पास करेगा, प्रिंसिपल डायगोनल, जे A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा, यानी रो कॉलम की संख्या बराबर होगा ना, उसी से पास करेगा क्या चीज? डायगोनल। अब सर दो को डायगोनल होगा तो दोनों पास उसी से करेगा? नहीं, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा जे पास करेगा रो और कॉलम बराबर होगा उससे, लेकिन जो सेकेंडरी डायगोनल होगा जो उससे पास नहीं करेगा। जैसे मान लो हम अगर डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यह क्या है? एक डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट में हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर डायगोनल का चर्चा करेंगे तो क्या डायगोनल यही ना होगा? अब इस डायगोनल को ध्यान से देखो तो क्या जिसे पास कर रहा है, जिस एलिमेंट से होकर गुजर रहा है, क्या रो और कॉलम की संख्या बराबर है या नहीं? सर है। यहाँ पर A11 है, A22 है, A33 है, लेकिन यहाँ पर यह डायगोनल जो पास कर रहा है क्या सब में बराबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? A13 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर क्या है? 31 है। तो हम कह सकते हैं एक डायगोनल जो पास करेगा उसको किस एलिमेंट से पास करेगा? हमेशा रो और कॉलम की संख्या बराबर है उसी से पास करेगा। उस डायगोनल को नाम क्या देते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। तो बताओ रो और कॉलम बराबर होता है, उससे कौन डायगोनल पास कर रहा है? ये वाला। तो इस डायगोनल का नाम क्या करेंगे? देंगे प्रिंसिपल डायगोनल। क्या देंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। इसका नाम होगा प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसका एक और नाम है लीडिंग डायगोनल। क्या है? लीडिंग डायगोनल, या इसी को कहते हैं मेन डायगोनल। क्या कहते हैं? मेन डायगोनल। तो हम कह सकते हैं लीडिंग डायगोनल कहे या मेन डायगोनल कहे या तो हम कहे प्रिंसिपल डायगोनल। सभी के सभी किसको नाम है? तो वैसा डायगोनल जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, उस पॉइंट से पास करे या उस एलिमेंट से पास करे, उस डायगोनल को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। तो हम कह सकते हैं अगर हमको रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, उस एलिमेंट से पास करने वाला डायगोनल को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या तो मेन डायगोनल। लेकिन जो दूसरा डायगोनल उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी डायगोनल। क्या कहेंगे? सेकेंडरी डायगोनल। अब कहेंगे सर अगर नाम दे दिया प्रिंसिपल डायगोनल तो क्या कहेंगे? A11, A22, A33 से पास करने वाला लाइन। अगर कह देगा सेकेंडरी डायगोनल तो A13, A22 और A31 से पास करने वाला डायगोनल। लेकिन अगर हमको डायगोनल के नाम नहीं दिया तो, प्रिंसिपल सेकेंडरी नहीं दिया, सीधे कह देगा डायगोनल बताओ। तो हमेशा अगर डायगोनल कहेगा, नाम नहीं देगा तो कह देना प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। अगर नाम दे देगा तो और अच्छा है, प्रिंसिपल डायगोनल कह देगा तो A11, A22, A33 से पास करने वाला। सेकेंडरी डायगोनल कह देगा तो A13, A22, A31 से पास करने वाला। अगर सीधे कह देगा डायगोनल तो हमेशा क्या लेना? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। यही में अगर 2x2 ऑर्डर का आएगा तो क्या होगा? सर A11, A12, A21, A22। अब यहाँ पर भी दो डायगोनल बनेगा, एक डायगोनल यह है, एक डायगोनल यह है। तो जो इसमें है वही इसमें है। प्रिंसिपल डायगोनल कौन होगा? सर जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो वही से पास करेगा। तो बताओ यह डायगोनल जो पास कर रहा है इससे तो क्या कहेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। ऐसे जो पास कर उससे क्या कहेंगे? सेकेंडरी डायगोनल। हो गया। अब देखते हैं 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट रहता है उसको सोल्व कैसे करते हैं। क्या करते हैं? सोल्व कैसे करते हैं 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट। 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का कितना तरीका है? 6 तरीका है। कितना तरीका? 6 तरीका। यानी किसी डिटर्मिनेंट में को 3x3 ऑर्डर के है तो उसको सोल्व करने का 6 तरीका है। 6 में से किसी एक तरीका से मान निकाल सकते हैं, सभी से वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। यानी 6 में से किसी भी तरीका से मान निकालो, सब के सब वैल्यू क्या आएगा? समान। अब 6 तरीका है क्या?
तीन गो रो है, तीन गो कॉलम है। बताओ यह अगर 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है तो इसमें कितने रो है सर? 3 रो है। यह एक रो है, एक यह रो है, एक यह रो है। यह R1 मान लेते हैं क्योंकि पहला रो है, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन। इस सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है तो R2 मान लेते हैं। थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है R3 मान सकते हैं। पहला कॉलम है जिसको क्या मान सकते हैं? पहला वर्टिकल लाइन, फर्स्ट वर्टिकल लाइन तो C1 पहला कॉलम। सेकेंड वर्टिकल लाइन है C2, थर्ड वर्टिकल लाइन C3। तो 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, तो कितने हुआ? 6 लाइन हुआ। तो इसी 6 तरीका से मान निकाल सकते हैं। या तो किसी रो से मान निकाल सकते हैं या तो किसी कॉलम से मान निकाल देते हैं। लेकिन किसी से निकालेंगे तो मान क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो हम 6 में से किसी से मान निकाल सकते हैं। लेकिन तुमको ध्यान देने वाला बात यह है, किसी से मान निकालेंगे ना तो ध्यान देना, जिसमें ज्यादा जीरो होगा ना, जिस रो और जिस कॉलम में ज्यादा जीरो होगा उसी से मान निकालना है। क्या करेंगे? जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जीरो होगा उससे मान निकालेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर तुमको आपको पता चल जाएगा अगर जीरो हो तो क्या फायदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं अगर कोई डिटर्मिनेंट है, हम डिटर्मिनेंट के पहला रो से यानी इस रो से हम मान निकालते हैं। ठीक, अब इस रो से जना मान निकालता है ना, जना सभी रो से मान निकलेगा या सभी कॉलम से। तरीका एक ही गो है लेकिन उसका प्लस माइनस के साइन बदल जाता है और यह नंबर आता है बीच वाला, यह बदल जाता है। लेकिन निकालने का तरीका सबका एक ही है, यहाँ ध्यान दो। अगर पहला रो से हम मान निकाल रहे, किसरे? पहला रो से, तो पहले यह देखना है पहला रो में कौन कौन एलिमेंट्स है। तो सर ए है, बी है, सी है। क्या है? ए है, बी है, सी है। तो पहले ए से शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि पहला स्थान पर आता है, A11 आता है, फिर A12 आता है, A13 आता है। तो A11 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? A11। क्या लिखेंगे? A11। अब यहाँ पर A11 के साइन ऑफ पोजिशन क्या है? सर साइन ऑफ पोजिशन कहने का नहीं समझे। तो ए है, ये तो A11 आता है ना, पहला रो पहला कॉलम। तो 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 इवेन नंबर के ऑड नंबर? सर इवेन नंबर, इवेन नंबर प्लस आता है ना, बताए अभी। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस। उसी प्रकार से इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा? सर तो A11 यानी ए जिस रो, ये जिस कॉलम, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी को ले लो। अब यहाँ ए है, ए किस रो में है? फर्स्ट रो में है, अब फर्स्ट कॉलम है। तो इस दोनों को इलिमिनेट कर देंगे तो बच जाएगा क्या? सर इफ बजा EFHI, वही लिख दिए है। अब यह 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ना हो गया? हो गया सर। फिर क्या बचा? बी, क्योंकि अगर हमको फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं तो ए निकालिए, फिर बी है तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? बी। अब बी के साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है? तो सर बी स्थान पर A12 के स्थान पर, तो 1 2 3 3 ऑड नंबर पर माइनस, यहाँ पर क्या दिया इसीलिए माइनस। अब यहाँ पर बी है तो बी किस रो में है? सर फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स हटा दो। सर सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम के सभी एलिमेंट को हटा दो। तो बच गया क्या चीज? डी बच गया, एफ बच गया, जी बच गया, आई लिख दिए। फिर क्या बचा? सी। फिर सी से मान निकालो तो लिख दिए सी। अब यहाँ सी लिखने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं सी किस स्थान पर आता है? सर A13 का स्थान पर, पहला रो तीसरा कॉलम के स्थान पर। तो बताओ 1 + 3 कितना? 4। 4 ऑड नंबर की इवेन नंबर, इवेन नंबर, तो क्या आता है? प्लस, तो प्लस दे दिए। अब यहाँ पर सी है तो सी फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में, तो इसको इलिमिनेट कर देंगे तो बच जाएगा क्या? DEGH। क्या लिखेंगे? DEGH हो जाएगा। अब वही सभी को मान निकाल दो, जो मान होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए है तो ए यहाँ पे लिख दिए प्लस में। अब यहाँ पर सेकेंड हमको 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हल करना भी बताए। क्या करना है? प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो माइनस सेकेंड डायगोनल को, तो ई गुने में आई माइनस एच गुने एफ, फिर माइनस बी लिखे, फिर डी गुने आई और एफ गुने जी या जी गुने एफ, फिर प्लस में सी लिखे, डी गुने एच और ई गुने एफ। सबको सोल्व कर दो। अब किसी बच्चे को दिमाग में आता होगा, सर यहाँ पर E इंटू में I किए है, क्या पहले हम H इंटू में F ना लिख सकते हैं? क्या इसको इस तरीका से लिखे हैं? क्या नहीं लिख सकते इसको? H गुने F माइनस में E गुने I नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, ध्यान देना। लेकिन ऐसा लिख दिया उल्टा, तुम्हारा मान गलत निकल जाएगा, गलत वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, अब बीचे माइनस देना।
अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को, सॉरी 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हल कैसे करते हैं। तो 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हल करने के लिए क्या करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देख एक एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, कितने बाय कितने ऑर्डर के, 3/3 ऑर्डर के। तो मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, क्योंकि डिटर्मिनेंट किसे सूचित करते हैं, डेल्टा सूचित करते हैं। बराबर क्या दिया हमको, 3 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 5 है, -2 है, 1 है, 6 -4 1 1 है, मान लो 9 है, 9। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या करना, मान निकालना है। अब हम बताए हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू का मान उसी से निकालना जिसमें मैक्सिमम 0 हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर एक ही एगो 0 है, किस रो में, पहला रो में या तो दूसरा कॉलम में। तो या तो पहला रो या तो दूसरा कॉलम से मान निकालेंगे तो थोड़ा हमको आसान होगा, ठीक है। तो इसमें दो तरीका से मान निकाल देते हैं, एक पहलो रो से मान निकाल देते हैं, पहलो कॉलम से मान निकाल देते हैं। तुमको पता भी चल जाएगा दोनों से मान समान आता है, अब प्लस हमको 0 आने का फायदा भी मालूम चल जाएगा। तो पहला रो से मान निकालेंगे तो क्या होगा, सर 3 है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब 3 के साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, 3 के साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, सर 3 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, चलो प्लस रहने देते हैं। 3 का साइन ऑफ पोजीशन होता है A11 के जगह पर आता है, किसके, A11 के जगह पर। तो A11 के जगह पर आता है तो क्या यहाँ पर होगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या देंगे, प्लस, क्या देंगे, प्लस। अब यह नहीं कहना यहाँ पर 3 प्लस में है इसीलिए प्लस में दिए, ऐसा बात नहीं है। अगर 3 में अगर माइनस हमको लगा रहता बाई चांस, तो यहाँ पर क्या देते, माइनस देते। तो यहाँ पर जिस एलिमेंट में माइनस प्लस लगा है उस एलिमेंट को माइनस प्लस के लेकर चलना है, अब उसके बाद तुमको साइन ऑफ पोजीशन देखना है, ठीक है। ये ना कहना यहाँ प्लस में 3 लिखे तो इसीलिए प्लस लिखे, ऐसा नहीं करना। ये अगर कोई एलिमेंट दिया है माइनस में दिया है तो माइनस भी वहां लिखेंगे, अब उसके बाद साइन ऑफ पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। यह दिमाग में आना चाहिए डिटर्मिनेंट सोल्व करते समय। 3 है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, प्लस, तब प्लस। अब यहाँ 3 देख रहे हैं किस रो में बना है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में। तो इस दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या चीज बचेगा, -2 1 -4 और 9। उसी प्रकार से 0 को लेंगे तो 0 लिखेंगे। अब 0 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, सर 0 आता है A12 के जगह पर। तो पहला रो दूसरा कॉलम 3, पहला रो दूसरा कॉलम 1 2 3, 3 क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर पे क्या होता है माइनस, ठीक। उसी प्रकार से 0 है तो 0 पहला रो में दूसरा कॉलम में, इस दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या चीज बचेगा, 5 1 6 9, क्या होगा 5 1 6 9। उसी प्रकार से क्या लेंगे 1, 1 के स्थान पर क्या होगा प्लस की माइनस। तो सर 1 किस स्थान पर आता है, A13, पहला रो तीसरा कॉलम 1 3 4, 4 क्या होता है सम संख्या, इवन नंबर, तो क्या होगा प्लस। अब यहाँ 1 है तो 1 फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में, ये दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा 5 -2 6 -4, 5 -2 6 -4। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मान निकाल दो आराम से। अब यहाँ इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मान निकालने के लिए प्लस में 3 लिखबे करेंगे इनटू। अब 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को मान निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल। तो -2 × 9 कितना होगा, माइनस में 18। अब बीच में माइनस तो देवे करते हैं हमेशा। -4 × 1 कितना होगा, माइनस में 4। आ गया समझ में। फिर क्या था, माइनस में 0 इंटू में 5 इंटू में 9 कितना होगा 45, माइनस 6 इंटू में 1 कितना होगा 6। फिर प्लस में 1 इंटू में 5 -4 कितना होगा -20, बीच में माइनस 2, -2 × 6 कितना होगा माइनस में 12। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में 18 माइनस में प्लस में 4 कितना होगा 14 होगा माइनस में। तो माइनस प्लस में 3 मल्टीप्लाई में क्या होगा माइनस में 14। अब 0 में हम इस सब सभी से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो माइनस में 0। इसीलिए हमको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 0 जो जिसमें रहता है उसे हम मान निकालते हैं, ताकि एक स्टेप क्या होगा सीधा कम हो गया।
क्योंकि जीरो में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, जीरो। तो अगला बार से हल करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो की जगह पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, जीरो, बस हो गया। ठीक है, फिर क्या देंगे, प्लस में 1 इंटू, अब यहाँ देख रहे हैं माइनस में कितना है 20, तो माइनस में 20, अब माइनस माइनस प्लस में कितना होगा 12, हल करो। माइनस 14 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, माइनस में 42, माइनस में 0 हो जाएगा, प्लस में 20 माइनस में कितना, माइनस 20 प्लस में कितना 12, तो माइनस में कितना 8, तो माइनस 8 मल्टीप्लाई प्लस कितना होगा माइनस में, तो माइनस 42 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस में 50, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, -15। अगर हम कॉलम से भी मान निकालेंगे तो क्या आएगा, वही आंसर आएगा, जैसे कॉलम से मान निकाल लो। अगर कॉलम से मान निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम से 3 लेंगे, 3 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है सर, प्लस होता है, तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं यह रो कैंसिल हो जाएगा और यह कॉलम कैंसिल होगा, -2 1 -2 1 -4 और 9। उसी प्रकार से अगर हम 5 को लेंगे तब 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब 5 के साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है सर, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा, सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो है पहला कॉलम, तो 2 1 3, 3 क्या होता है ऑड नंबर, तो ऑड की जगह क्या होगा माइनस। अब करना ये ना करना 5, ये 5 ऑड है इसीलिए माइनस दिया, नहीं, उसका साइन होता है ना पोजीशन का, वही लेना है। अब यहाँ 5 है जो सेकेंड रो में है फर्स्ट कॉलम में, ये दोनों के एलिमिनेट कर दो, क्या बच गया 0 1 -4 9, 0 1 -4 9। उसी प्रकार से क्या लेंगे 6 को लेंगे, 6, अब 6 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है सर, तो प्लस माइनस प्लस, या तो ऐसे भी देख सकते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या कहे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 4 4 क्या होता है प्लस, तो प्लस यहाँ पे देंगे, इवेन नंबर है। तो 6 किस रो में है, थर्ड रो में है, तो थर्ड रो को एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो क्या बच गया हमको 0 1 -2 1, 0 1 -2 और 1 होगा। अब इसको हल करने का क्या करते हैं, माइनस प्लस में 3 इंटू में 9 इंटू में 2 कितना होगा, माइनस में 18, अब माइनस में कितना होगा 4, बीच में माइनस हमेशा दिया आता है। उसी पर कितना होगा माइनस में 5 इंटू 9 इंटू 0, तो कितना होगा 0, माइनस में कितना -4 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 4, फिर कितना होगा प्लस में 6 इंटू 0 मल्टीप्लाई 1 तो कितना होगा 0, माइनस में -2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा माइनस में 2। हल कर लो इसको, हल करेंगे तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 18 में से 4 गया तो कितना होगा माइनस में 14, तो माइनस में कितना देंगे 14, फिर माइनस में 5 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस में कितना 4 हो जाएगा, फिर प्लस में 6 मल्टीप्लाई माइनस में प्लस में कितना होगा 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये वाला अलग है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 14 इंटू में 3, तो माइनस में 42 माइनस में 20 और कितना होगा प्लस में 12, तो कितना होगा 14 और 42 62, तो -62 और प्लस में कितना 20, तो कितना होगा जोड़ेंगे तो -50 आया, -50 इसका भी आंसर आया था, ध्यान दो इसका भी, दोनों का आंसर -50 आया। तो हम कह सकते हैं किसी रो किसी कॉलम से मान निकालेंगे तो सबके मान क्या आएगा, समान आएगा। तो एक क्वेश्चन लिख देते हैं, आप बना लेना। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, डी बराबर दिया हुआ है तुमको -9 4 1 6 -2 1 और -2 4 5, इसको बना लेना। अब अगला चलते हैं, माइनर क्या होता है कोफैक्टर क्या होता है, माइनर कोफैक्टर पर। तो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को मान निकालना हम समझ गए हैं। उसके बाद चलते हैं माइनर क्या होता है कोफैक्टर क्या होता है। माइनर कोफैक्टर कुछ नहीं है, जो डिटर्मिनेंट निकालने उसी तरीका से माइनर भी कोफैक्टर निकालता है। माइनर कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का एक पार्ट है, डिटर्मिनेंट का या मैट्रिक्स का दोनों का एक पार्ट है, क्योंकि माइनर कोफैक्टर ऐसा टॉपिक है जो डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिक्स दोनों में यूज होता है। लेकिन माइनर कोफैक्टर के बिना हम डिटर्मिनेंट अधूरा है प्लस क्या है मैट्रिक्स भी अधूरा है।
डिटर्मिनेंट में तो कम यूज है लेकिन मैट्रिक्स में भरपूर यूज है, क्योंकि इस माइनर कोफैक्टर के बिना एडजॉइंट नहीं निकाल सकते, इनवर्स नहीं निकाल सकते, ये सब नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो माइनर होता क्या है, तो हम कह सकते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स ए आई जे, कहता है डिटर्मिनेंट्स इन इज द डिटर्मिनेंट्स ऑब्टेन बाय द रिलेटिंग इट्स, यानी जिस तरीका से हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं ना, उसी प्रकार से क्या निकलता है, माइनर निकलता है। अब माइनर निकालने के लिए पहले ध्यान देता है, यहाँ पहले दो ध्यान देना चाहिए, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। तो कभी भी माइनर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, माइनर, तो माइनर हमेशा किसको निकालता है, किसी एलिमेंट्स को निकालता है, किसको निकालता है, एलिमेंट्स को। तो पहला बात ध्यान रखना, माइनर किसका निकालता है, एलिमेंट्स को निकालता है, किसको, एलिमेंट्स को। माइनर किसका निकालते हैं, एलिमेंट्स को। सेकेंड बात, अगर माइनर निकाल रहे हैं तो माइनर में क्या साइन ऑफ पोजीशन लेना है, नहीं, क्या कहे, क्या माइनर निकालना है तो क्या साइन ऑफ पोजीशन लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, साइन ऑफ पोजीशन नहीं लेना है। तो हम कह सकते हैं विदाउट साइन, यानी बिना चिन्ह के लेंगे, ठीक। तीसरा बात, जिस तरीका से डिटर्मिनेंट हम निकालते थे, तो अगर जिस एलिमेंट्स को निकालते थे वह एलिमेंट्स जिस रो और जिस कॉलम से हमको लाई कर रहा था उसको क्या करते, एलिमिनेट कर रहे थे, उसी प्रकार से इसको भी एलिमिनेट करेंगे। यह तीन को बात ध्यान में आ गया तो मैट्रिक्स सॉरी माइनर क्या करेंगे, निकाल लेंगे आराम से। तो माइनर कुछ नहीं है, क्या ध्यान देना, माइनर हमेशा एलिमेंट्स को निकालता है। दूसरा बात, माइनर में हमेशा साइन और साइन ऑफ पोजीशन होता है, वह नहीं लेना है, ठीक है, हमेशा। तीसरा बात, जिस प्रकार से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का मान निकालते थे, तो जिस एलिमेंट्स को निकालते थे उसको लेकर चलते थे, तो उसमें हम रो और कॉलम से, जिस रो कॉलम से निर्माण होता था उसको क्या करते, हटा देते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। अब एग्जाम्पल लेके हम निकाल देते हैं माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। तो देखो एग्जाम्पल से समझ में आपको ज्यादा आएगा। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट है 2/2 ऑर्डर के मान लो या 3/3 ऑर्डर के मान लो, 3/3 ऑर्डर के ले लेते हैं। मान लो एक डिटर्मिनेंट है डी 3/3 ऑर्डर के है, माइनस में 2 4 1 6 -1 9 -4 5 8, यह डिटर्मिनेंट्स है। अब इस डिटर्मिनेंट्स को मान निकालना है कि सॉरी माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर निकालना है तो डिटर्मिनेंट्स के माइनर थोड़ी निकलता है, हम क्या कहें, किसी एलिमेंट्स को निकालता है। तो किसी एलिमेंट्स को नाम तो देगा ना माइनर निकालने के लिए, सब बिल्कुल नाम देगा। तो यहाँ पर लिख रहा है क्वेश्चन में, फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट्स A21 एंड A11। क्या कर रहा है, दो गो एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, किसका किसका, A21 A11 का माइनर निकालना है। तो जिस एलिमेंट्स का चर्चा हो रहा है उसी पर ध्यान दो, क्या कर रहे हैं, जिस एलिमेंट्स का चर्चा हो रहा है उसी पर ध्यान देना। अब यहाँ माइनर निकालने के लिए किसको, A12, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ, सोल्व कर रहे हैं, माइनर ऑफ किसका, A21, तो A21 का माइनर निकालना है। तो A21 के जगह पर क्या कौन सा एलिमेंट्स है, -2, क्या है, -2, तो क्या देंगे यहाँ पर, -2। अब यहाँ माइनर निकाल रहे हैं, तो माइनर किसका निकाला है, -2 का माइनर निकाल रहे हैं। लेकिन माइनर निकालने के लिए हमेशा M11 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, M11 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि माइनर से कैसे सूचित करते हैं, M से सूचित करते हैं, इसीलिए M11 लिखेंगे। सॉरी A21 क्यों लिखे हैं सर, A21 का निकालना है, तो M21 से हमको कहने का मतलब हुआ माइनर निकाला है, किसका माइनर निकाला है, दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स, वह कौन है, दूसरा रो पहला कॉलम, यह है 6 होगा। किसका माइनर निकाला है, 6 का माइनर निकाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, 6 का। तो हम कह सकते हैं माइनर किसका निकाला है, दूसरा रो पहला कॉलम का माइनर निकाला है, तो 6 का माइनर निकाला है। अब इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जिस प्रकार से 6 का हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते थे 6 को लेकर, उसी प्रकार से अब यहाँ देखो इसका साइन ऑफ पोजीशन में लेना है, नहीं, तो क्या लेना है, तो जिस पर इसका वैल्यू निकालते थे रो कॉलम को छांट कर उसी प्रकार से लिखेंगे। तो बताओ 6 है जो किस रो में है सर, सेकेंड रो में, अब फर्स्ट कॉलम में, ये दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बच गया, 4 1 5 8, क्या बच गया,
4158। अब इसका मान निकाल दो, निकल गया डिटर्मिनेंट वैल्यू, सॉरी इसका माइनर। 4 गुने 8 कितना हो जाएगा 32। अब माइनस में 5 गुने 1 कितना होगा 5, कितना होगा 27। 27 इसका क्या निकला, माइनर निकल गया, हो गया आंसर। अब A11 का माइनर निकालना था, फिर से वही बात लिखेंगे, माइनर ऑफ किसका A11। तो A11 के जगह क्या है -2, तो -2 यहाँ पर क्या देंगे M11 देंगे, यानी पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स होगा उसी को क्या निकालेंगे माइनर। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, तो 2 किस रो में है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम है। ये दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या चीज बच गया -1958। क्या है -1958 और 8, यही है। अब इसका मान निकाल दो, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे 2/2 और प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो क्या करेंगे -1 गुने 8 कितना होगा माइनस में 8, 9 इंटू में 5 कितना होगा माइनस में 45, कितना हो जाएगा जोड़ लो 5 8 कितना होगा 53 हो जाएगा, माइनस में 53 हो जाएगा, तो वही तुम्हारा आंसर होगा माइनर में। उसी प्रकार से अगर को फैक्टर कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो को फैक्टर कुछ नहीं करना, माइनर निकल गया को फैक्टर निकल गया। तो माइनर में 3 को बात ध्यान देना था, अहू में 3 को बात ध्यान देना, लेकिन हमको माइनर में किसको हमको नहीं लेना था, तो साइन ऑफ पोजीशन के, लेकिन में एक को बात ध्यान देना, को फैक्टर में साइन ऑफ पोजीशन के लेना है। हम माइनर में क्या रखेंगे एलिमेंट्स को माइनर निकालते हैं, कहते पहला बात। दूसरा बात साइन ऑफ पोजीशन, साइन ऑफ पोजीशन लेना है नहीं लेना है। तीसरा बात, थर्ड बात क्या कहे थे, जो भी एलिमेंट्स को निकालेंगे जिस रो जिस कॉलम से बनना है उसको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी को ले लेंगे, ठीक है। तो जो हमको माइनर में आता था वही हमको किस में आएगा को फैक्टर में काम आएगा। तो को फैक्टर किसका निकलता है सर, किसी एलिमेंट्स का निकलता है। क्या को फैक्टर में साइन ऑफ पोजीशन लेना है, हाँ लेना है। क्या जो जिस रो या जिस एलिमेंट्स का को फैक्टर निकाल रहे हैं, क्या उस रो और उस कॉलम से बनने वाले एलिमेंट्स को हटा देंगे, सर हटा देंगे। इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी लागू होता है, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों पॉइंट लागू होता है। तो को फैक्टर कुछ नहीं है, जो माइनर है वही को फैक्टर है। तो अगर हमको एक शब्द में कहना चाहेंगे तो क्या जो हमको माइनर निकालता है, क्या निकालता है माइनर, क्या माइनर में इसका साइन ऑफ पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या को फैक्टर निकल जाएगा, बिल्कुल सर। क्योंकि अगर हमको -2 का हमको माइनर निकाले थे इतना आया है, लेकिन को फैक्टर भी निकालेंगे तो सही नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा सिर्फ साइन ऑफ पोजीशन, तो क्या साइन ऑफ पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनर में तो क्या ना निकल जाएगा। अब बताओ, अब इसी क्वेश्चन में हमको कह देगा तुमको, हमको इसी क्वेश्चन में कह रहा है किसका मान निकालने के लिए, को फैक्टर कहता निकालने के लिए, किसका को फैक्टर कहता निकालने के लिए, इसी का। ये तो यही में लिख देते हैं को फैक्टर निकालना है, किसका निकालना है को फैक्टर, को फैक्टर किसका A11 निकालना है और A21, और दोनों का को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो जेना माइनर निकाले उससे ही को फैक्टर निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर को फैक्टर ऑफ किसका A11। तो A11 का को फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसी प्रकार से लिखेंगे को फैक्टर ऑफ किसका A11। तो A11 का सार में क्या है -2 है, क्या है -2, तो क्या देंगे माइनस में 2। अब को फैक्टर निकालने के लिए सूचित करेंगे C11 से या तो A11 से, तो यहाँ पे लिखेंगे A11 कैपिटल A11। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, को फैक्टर निकाले किसका पहला रो पहला कॉलम का, C11 लिखा है तो ये सही है कैपिटल C। अब यहाँ पर को फैक्टर निकालने के लिए A11 के साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है सर, साइन ऑफ पोजीशन प्लस, तो यहाँ क्या देंगे प्लस, ठीक। अब इसको -2 को वही प्रकार लेना है, -2 जिस रो और जिस कॉलम से बना उसको छोड़ दो बाकी को ले लो। तो -2 पहला रो का एलिमेंट से पहला कॉलम का, ये दोनों को एलिमिनेट कर दो तो क्या लेंगे -1958, -1958 मान निकाल दो इसका। तब 1 इंटू में 8 कितना हो जाएगा -8, और 9 इंटू में 5 कितना होगा 45, कितना हो जाएगा -53। अब प्लस था तो प्लस गुने माइनस माइनस से हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं माइनर को फैक्टर किसका सेम हो सकता है, माइनर को फैक्टर किसका समान हो सकता है, तो जिसका साइन ऑफ पोजीशन पॉजिटिव होता है ना उसका माइनर को फैक्टर दोनों का क्या होगा समान होगा, क्या होगा समान होगा।
अब देखते हैं प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी क्या है। बिना प्रॉपर्टी के 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है और 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन 5 में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। बिना प्रॉपर्टी क्वेश्चन अधूरा है, डिटर्मिनेंट अधूरा है पूरा। तो इसलिए डिटर्मिनेंट में हम क्या, प्रॉपर्टी सबसे महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी पर चलते हैं। प्रॉपर्टी होता क्या है सर इसका। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका एक तरह से कह सकते हैं। डिटर्मिनेंट को कैसे अप्रोच करना है, उसको कैसे सोचना है क्वेश्चन के बारे में, वही हमको प्रॉपर्टी सिखलाता है। क्या चीज, डिटर्मिनेंट का। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है डिटर्मिनेंट्स में क्या चीज, ध्यान दो। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है डिटर्मिनेंट्स के, किसी डिटर्मिनेंट्स के, कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स के कोई भी डिटर्मिनेंट्स के सभी रो को, क्या कहे, सभी रो को सभी कॉलम में चेंज कर देने से डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में चेंज नहीं होता है। क्या कहे, अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के सभी रो को अगर कॉलम में चेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो, अगर मान लो एक डिटर्मिनेंट है, क्या A11 है, A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, A3 है, B3 है, C3 है। अगर इस रो को कॉलम में लिख देते हैं, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, और दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, समान आएगा, अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लो, अगर हम एग्जांपल देते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना हमको है। अगर मान लो 2 1 3 -2 5 8 4 7 6, यह डिटर्मिनेंट है। अगर इस डिटर्मिनेंट को रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो एक और डिटर्मिनेंट और बनेगा। मान लेते हैं रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 1 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो -2 5 8, उसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 4 7 6। अब इस दोनों डिटर्मिनेंट के मान निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, समान ही आएगा। क्या आएगा, समान आएगा। तो वही पहला प्रॉपर्टी कहता है। अब दोनों का वैल्यू निकालना क्या आएगा, समान ही आएगा। अगला कहता है सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के, कोई डिटर्मिनेंट्स है, अगर कोई डिटर्मिनेंट्स के कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम के आपस में अदला बदली करते, क्या करते, अदला बदली, इंटरचेंज करते हैं, तो उसका वैल्यू में चेंज नहीं होता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब हुआ, एक डिटर्मिनेंट्स है, एक डिटर्मिनेंट्स को हमको रो कॉलम के चेंज करते हैं, पहला रो के स्थान पर हम दूसरा रो को घुसा देते हैं, दूसरा के पहला रो के, यानी अदला बदली कर दिए ना। तो अदला बदली करने से पहला रो और दूसरा रो को इंटरचेंज कर दिए, तो क्या जो डिटर्मिनेंट होगा उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू में चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन चेंज होगा। कहने का मतलब पहला जो डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो न्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। अगर हमको जो पुराना वाला डिटर्मिनेंट है पहले वाला, उसका वैल्यू निगेटिव आएगा तो इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव आएगा तो इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव आएगा तो इसका निगेटिव, यानी साइन चेंज होगा। वही आप लिखे, इफ एनी टू रो और कॉलम, किसी डिटर्मिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम आर इंटरचेंज, क्या कर देते हैं, इंटरचेंज यानी अदला बदली कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ चेंज इन साइन, हमेशा के सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। क्या होगा, साइन चेंज होगा। से D1 क्या है, एक डिटर्मिनेंट्स है, A1 है, A2 है, A3 है, A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 C2, A3 है, B3 है और C3 है। अब इस डिटर्मिनेंट्स में क्या इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज किसको करते हैं, पहला रो के जगह पर दूसरा रो क्या आने देते हैं, दूसरा रो के जगह पहला आने देते हैं। तो क्या हमको देखो, पहला रो के जगह पर क्या आने दिए, दूसरा रो लिया है, पहला रो के जगह पर पहला रो के जगह पर दूसरा रो, और दूसरा के जगह पर क्या आने दिए, पहला आने दिए। तो क्या इंटरचेंज होगा। अब इंटरचेंज करते समय इसका वैल्यू निकालेंगे तब और इसका वैल्यू निकालेंगे तब, दोनों का वैल्यू समान ही आएगा, लेकिन क्या चेंज आएगा, सिर्फ साइन चेंज आएगा। इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। तो यही बात ध्यान रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, स्केलर, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स के कोई एक रो या कोई एक कॉलम में क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर कॉमन भी लेते हैं तो कोई एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर यह डिटर्मिनेंट्स है, इस डिटर्मिनेंट में डी है, डिटर्मिनेंट से पूरा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इस डिटर्मिनेंट में हमको मन है एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करने का, किससे, के से। तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं,
तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ एक एक रो में करना है मल्टीप्लाई, या एक एक कॉलम में। हम किए पहला रो में के, तो या तो पहला रो में मल्टीप्लाई करो, या तो सेकेंड रो में, या तो थर्ड रो में, तीनों में से कोई एक रो में करना है। ठीक, या हमको रो में नहीं करने, कॉलम में करने का मन है, तो या तो पहला कॉलम में कर सकते हैं, या तो दूसरा कॉलम में कर सकते हैं, या तो तीसरा कॉलम में कर सकते हैं। तो अगर कोई डिटर्मिनेंट देगा, तो डिटर्मिनेंट में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में। जैसे मान लो यहाँ पर अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया है, क्या दिया है हमको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक, अगर हमको यह क्या डेल्टा दिया है, तो अगर हमको डेल्टा इंटू के कहता है निकालने के लिए, डेल्टा इंटू लैम्डा का हो निकालने के लिए, तो ये लैम्डा से मल्टीप्लाई किस में कर सकते हैं, या तो कोई एक रो में करो, या तो कोई एक कॉलम, एक साथ दोनों में नहीं करना, या तो कोई एक रो में, या तो कोई एक कॉलम में, तुम आजाद हो, किसी में कर सकते हैं। अगर हमको मन है थर्ड रो में करने का, थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में मन करने का कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, लैम्डा जी, लैम्डा एच, लैम्डा आई। क्या यह सही है, सही है सर। थर्ड रो में किए, कर सकते हैं, किसी रो कॉलम में कर सकते हैं, कोई भी रो कॉलम में करेंगे, कोई से मतलब नहीं है। अब यहाँ समझने वाला बात है, अगर हमको किसी डिटर्मिनेंट में के से गुना कर किया मैट्रिक्स में, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कहता है निकालने के लिए, तो उसके किसके बराबर, के के पावर एन इंटू में ए। कहीं भी अगर देखने के तुमको मिल जाएगा के इंटू में ए, ठीक, जहां पर ए क्या होगा, ए कोई मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, मैट्रिक्स। तो अगर गुना करके डिटर्मिनेंट वैल्यू कहता निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ए। जहां पर एन क्या होगा, एन क्या ऑर्डर होगा, अगर 2/2 ऑर्डर का होगा तो क्या होगा, के पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ए। 3/3 ऑर्डर का होगा तो के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ए। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में, कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स अगर जीरो है, क्या है, जीरो है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। क्या कहे, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी के सभी एलिमेंट जीरो है, तो उसका मान क्या होगा, जीरो। जैसे देखो यह डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में पहला रो में सब के सब क्या है, जीरो। तो अगर हमको पहला रो में, या तो दूसरा रो में, या तो तीसरा रो में, या तो पहला कॉलम में, या तो दूसरा कॉलम, या तो तीसरा कॉलम में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर सब के सब जीरो दिख जाए, उसका मान क्या हो जाएगा, सीधे जीरो लिख देना। ठीक है, पंजा प्रॉपर्टी कह रहा है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के, कोई डिटर्मिनेंट्स के कोई दुगो रो या कोई दुगो कॉलम, कोई दुगो रो या कोई दो कॉलम अगर समान हो, तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे देखो एक डिटर्मिनेंट है, पहला रो में क्या है, ए बी सी, दूसरा रो में क्या है, ए बी सी, तीसरा रो में डी ई एफ। तो क्या हमको देखने से लग रहा है पहला रो और दूसरा रो पूरा का पूरा क्या है, समान है, तो इस समान है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो कब होगा, किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो कब होगा, जब कोई दुगो रो या कोई दुगो कॉलम बराबर होगा तब। तो इसीलिए चौथा और पंचवा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पंचवा बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान दो, छठा प्रॉपर्टी कहता है, अगर कोई डिटर्मिनेंट्स, छठा प्रॉपर्टी, अगर कोई डिटर्मिनेंट्स कोई रो या कोई कॉलम अगर सम के रूप में दिया है, किसमें, सम के रूप में, तो उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम अगर सम के रूप में दिया है, सबट्रैक्ट के रूप में दिया है, तो उसे अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। क्या कहने, कहता इफ ए रो इज सम ऑफ टू टर्म्स, यानी अगर कोई रो या कॉलम अगर सम में है तो टू टर्म, उसको दो टर्म में तोड़ सकते हैं। कहता है डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। जैसे मान लो पहला रो में देख रहे हैं, यहाँ पर पहला रो में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया है, a1x b1ay c1 और z। ठीक, यहाँ पर a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो हम कह सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को तोड़कर दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। सर कैसे बनाएंगे, तो पहला वाला जो भी एलिमेंट हमको है, तो वह क्या लेना है, एक बेर वो लेना है, और दूसरा वाला है वह एक बेर लेना है। अब ये तीसरा वाला है ना, दूसरा ये नीचे में जितना कुछ है वह सब के सब समान रहेगा दोनों में। तो क्या लिए, a1 b1 c1, और नीचा वाला दोनों क्या होगा, समान होगा।
उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, एक्स लेंगे, वाई लेंगे, जेड लेंगे, और दोनों निचका वाला क्या होगा, समान होगा। तो क्या है, अगर कोई डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम अगर हमको सम या सबट्रैक्ट के रूप में है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं अलग अलग क्या डिटर्मिनेंट में। अगला प्रॉपर्टी कहता है, लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या कह रहा है, अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में हमको मन है इंटरचेंज करने का यानी बदलने का मन है हमको, तो उसको कर सकता है आराम से। जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, कोई डिटर्मिनेंट को मन है किसी रो को किसी रो के साथ जोड़ने का, किसी कॉलम को किसी कॉलम के साथ जोड़ने का, तो जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा बात, एक बात ध्यान रखना, अगर रो है तो रोहे के साथ जोड़ेंगे, कॉलम है तो कॉलम के साथ जोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना रो को कॉलम के साथ, कॉलम को रो के साथ, ऐसा नहीं जोड़ सकते हैं। या तो जोड़ेंगे रो के साथ, या तो कॉलम के साथ, या तो किसी रो में किसी चीज से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं। क्या कहे, कोई भी रो में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। उसी प्रकार से किसी कॉलम में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम के साथ या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। वहां यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिखे वैल्यू ऑफ नॉट, वैल्यू इज नॉट अल्टरनेट बाय द एडिंग ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द अनोदर रो, यानी किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ R1 लिखे, आर आई लिखे हैं, आर आई प्लस में एम आई आर जे, देखो क्या लिखे, आर आई लिखे हैं, आर आई प्लस में एम आर जे। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ आइए होगा जी नहीं हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ से अगर मान लो यहाँ पर मन है हमको पहला रो लिखने का, तो लिख सकते हैं। पहला रो को किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, या तो पहले में, या तो दूसरा में, या तो तीसरा में, या तो चौथा में, किसी भी रो में। ठीक है, जैसे मान लो ई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। हमको मन है इस डिटर्मिनेंट में हमको m से गुना करके दूसरा रो में, यानी दूसरा रो में m से गुना करके पहला रो के साथ जोड़ के लिखने का। लेकिन लिखे कहाँ, तो वही यहाँ पर लिखे हैं, पहला वन में लिखना है, पहला वन रो को जोड़कर किसके साथ, दूसरा रो के साथ, लेकिन दूसरा रो में m से मल्टीप्लाई करके। एक ही वो सीधे बात कर सकते हैं, दूसरा रो में m से गुना करके पहला रो के साथ जोड़कर लिखना कहाँ है, पहला रो में, तो वही लिखे। आई में कितना से गुना करके, 2 से गुना करके आई के जोड़ कर आई में लिखना है, तो एम इंटू में A2 प्लस ए, एम इंटू में B2 प्लस में B1, एम इंटू में C3 इंटू में C1, हो गया, यही लिखना है। अब यह कैसे पता चलेगा हमको सर कौन प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है, तो यह जो क्वेश्चन बनाएंगे उससे पता चलेगा हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, कैसे सोच सकते हैं। अब एक दो एग्जांपल लेके हम देखते हैं प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल मेरा है, एग्जांपल है, उसको प्रॉपर्टी पहल करना है, कैसे प्रॉपर्टी पहल उसको कर सकते हैं। जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट है, 102 है, 18 है, 36 है, 1 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 17 है, 3 है, 6 है। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकालना है हमको, मान निकालना है। मान कैसे निकाल सकते हैं सर, इसमें बड़ा बड़ा वैल्यू दिया है, 102 दिया है, 18 दिया है, 36 दिया है, इतना बड़ा बड़ा है, तो इसीलिए तो हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ाए। अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ चुका है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद कोई भी डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका बहुत खुल जाता है, बहुत ऑप्शन खुल जाता है, प्रॉपर्टी के यूज करके बहुत छोटा बन जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, तो हम तो देख रहे हैं सर प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, लेकिन आपको अभी नहीं दिख रहा होगा। कैसे, क्योंकि आप अभी नहीं पढ़े। अब एक दो क्वेश्चन बना देते हैं हम, उसको रिवीजन करिएगा आप, तो आपको भी पता चल जाएगा प्रॉपर्टी कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, समझेगा। लेकिन इसमें बात करेंगे सर 7 को प्रॉपर्टी 1 से लेकर 7 तक। अब 1 से लेकर 7 तक प्रॉपर्टी में तुमको 3 प्रॉपर्टी मुंह पर आज रहना ही चाहिए,
सर कौन कौन प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 7। अगर यह तीनों प्रॉपर्टी मुंह पर नहीं याद है तो तुम क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। या तो सिद्ध करने वाला देगा तो, या तो मान निकालने वाला तो। अब इस तीनों का एक बार रिवीजन करा देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई एक रो या कोई एक कॉलम सभी के सभी जीरो है तो उसका मान क्या होगा? जीरो। दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 5, किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम का सभी के सभी एलिमेंट्स अगर समान है तो उसका मान क्या होता है? जीरो। संता प्रॉपर्टी, किसी रो को किसी कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं या किसी कॉलम को किसी रो के साथ किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। उसी प्रकार से किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। या किसी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं, या किसी कॉलम में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यह तीनों प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कैसे सोल्व करेंगे प्रॉपर्टी पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ 17 है, 6 है और 3 है। तो या क्या यहाँ पर 102 को हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? ध्यान देना, 17 मल्टीप्लाई 6, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 18 को लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 6, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। 36 को लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ पर 1 3 4 दूसरा तीसरा कॉलम जैसा है वैसा ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताए प्रॉपर्टी नंबर 3, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हमको मल्टीप्लाई करना है कोई कांस्टेंट से तो या तो एक रो या एक कॉलम में गुना कर सकते हैं, कॉमन भी लेना तो सही लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या 6 से मल्टीप्लाई है कि नहीं पहला रो में? बिल्कुल सर। तो क्या 6 इसमें से कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल सर। तो पहला रो में से अगर 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 6 कॉमन ले लेंगे पहला रो में से तो क्या बचेगा सर? 17 बचेगा, 3 बचेगा और 6 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 70 बचेगा, 3 बचेगा, 6 बचेगा। अब इस डिटर्मिनेंट को देखकर कुछ हो रहा है? इस डिटर्मिनेंट को देखकर, इस डिटर्मिनेंट्स को कुछ दिखने से हो रहा है? सर प्रॉपर्टी नंबर याद करो 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कहता है? किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम का सभी के सभी एलिमेंट समान है तो उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। क्या कहे? जीरो। अब यहाँ देखो, अगर पहला रो के बात करेंगे और तीसरा रो को क्या समान है कि नहीं एलिमेंट्स? 17 3 6, 17 3 6 है कि नहीं? अब कहेंगे यदि अगर ये 6 इसके स्थान पर है तो क्या समान होगा फिर भी? लेकिन ऐसे रहेगा तो सर 17 6 3 1 3 4, 17 3 6, क्या इसका भी वैल्यू जीरो होगा? नहीं, उसका पोजीशन भी समान होना चाहिए। यहाँ पर कहिए सर पहला रो में तो 17 6 3 है, तीसरा रो में भी वही है, लेकिन क्या में ध्यान दो, पहला स्थान पर 17 है तो 17 है, 6 है तो 3 है, क्या ये दोनों समान है? नहीं। तो इसीलिए उसका पोजीशन भी समान होना चाहिए। तो 17 तो 17, 3 तो 3, 6 तो 6, तो क्या पहला रो तीसरा रो क्या बराबर है? तो इसका मान क्या होगा? जीरो। तो जीरो में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जीरो। तो बताओ इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो आगे प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं समझ में? आप एक 5 नंबरी क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर्टी यूज कैसे करेंगे 5 नंबरी क्वेश्चन में। जैसे मान लो ये 5 नंबरी क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, ये क्वेश्चन पूछ दिया है, कई साल पूछा हुआ है क्वेश्चन, ही देखो 1 प्लस ए 1 और 1, फिर 1 1 प्लस बी 1 1 1 प्लस सॉरी 1 और 1 1 प्लस सी। इसको सिद्ध करना है हमको बराबर में ए बी सी इंटू में 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी
वन प्लस में वन प्लस 1/a 1/b 1/c, या ये प्रूव करना, या तो हमको लाना है ABC प्लस में BC प्लस में CA प्लस में AB, हमको यह प्रूव करना है। तो ये दोनों बात सही है कि ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह अगर यह प्रूव होगा तो यह हो जाएगा, यह प्रूव होगा तो यह प्रूव हो जाएगा, दोनों बात समान ही है। अब देखो, कभी भी हमको हमको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो किस तरीका से अप्रोच करना है, क्या कहे, अगर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो किस तरीका से हमको अप्रोच करना है। पहला बात, हमको RHS को ध्यान में देते हुए, क्या कहे, RHS यानी जो प्रूव करना है उसको ध्यान में देते हुए क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ताकि तुमको आसानी होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 को तुमको ज्यादा ध्यान रखना है, 7 4 5। अब देखो, 7 प्रॉपर्टी कहता है किसी डिटर्मिनेंट को किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हमको लाना क्या है, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, इतना है सर। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस a है, यहाँ पर 1 है, लेकिन हमको ABC भी लाना था, ABC आइए ना रहा है। तो क्या अगर हमको लिखना चाहेंगे तो क्या पहला रो में हम a से मल्टीप्लाई कर दे, या तो डिवाइड कर सकते हैं। अब ध्यान दो, अगर हम अप्लाई करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अप्लाइंग। अब ये बताए हम कोई भी डिटर्मिनेंट में किसी रो में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी कॉलम में किसी भी कॉलम से किसी भी कॉलम में किसी चीज से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मान लो फर्स्ट रो में अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो में लिखेंगे, पहला रो मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से। उसी प्रकार से दूसरा रो में किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/b से। तीसरा रो में किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/c से। किसे, 1/c से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/c से। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है, अगर R1 में 1/a से, R2 में 1/b से, R3 में 1/c से, तो एक बात ध्यान देना, जिस रो जिस कॉलम में लिख रहे हैं उसी में अगर जितना से मल्टीप्लाई करे डिवाइड कर रहे हैं तो मैनेज करना पड़ेगा। क्या कहे, अगर जिस रो या जिस कॉलम में लिख रहे हैं उसी में अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर मान लो हम B से A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर B हम A से डिवाइड कर रहे हैं तो A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमको यहाँ पर R2 यहाँ रहता, क्या R1 रहता था, क्या हमको डिवाइड देने की जरूरी है, मल्टीप्लाई करने की जरूरी है, नहीं। इसीलिए अगर हमको जिस रो या जिस कॉलम में लिख रहे हैं उसी में अगर हमको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद अब इसको देखते हैं, अगर मान लो फर्स्ट रो में है तो पहला रो में क्या कर रहे हैं, पहला रो में 1/s तो जिस रो में लिख रहे हैं उसी में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना है, भाग देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से बताओ, R1 में लिख रहे हैं 1/s से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो a से क्या करना है, डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ बाहर लिख सकते हैं हम ABC। क्यों, क्योंकि अगर मान लो पहला रो में हम 1/a से डिवाइड करें तो a से भाग किए, ए से डिवाइड किए तो यहाँ मल्टीप्लाई किए। दूसरा रो में बी से डिवाइड किया तो बी से मल्टीप्लाई किए। तीसरा रो में सी से डिवाइड किया तो सी से मल्टीप्लाई करिए, इसीलिए बाहर निकले। आप देखो, पहला रो में मल्टीप्लाई करो तो सब में मल्टीप्लाई होगा, कोई एक को में ना हो, वही तो क्या 1 प्लस a बट्टे a 1/a प्लस 1/a होगा। फिर सेकेंड में बी से करना है तो 1/b 1 प्लस b बट्टे में b, फिर 1 बट्टे में b, फिर 1 बट्टे में c 1 बट्टे c 1 प्लस c बट्टे में c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर ABC लाना था, ABC तो आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ऊपर में 2 टर्म में, नीचा में 2 एक है, तो क्या अलग अलग कर सकते हो उसको, बिल्कुल। कैसे, ABC इंटू यहाँ पर 1 प्लस, क्या कर सकते इसको, अगर हमको a से भाग करेंगे तो 1/a प्लस में 1 1/a
फिर 1/a। उसी प्रकार से 1/b, वन अगर b से भाग देंगे तो 1/b प्लस में 1/b, फिर 1/c, 1/c, और अगर c से भाग देंगे तो क्या होगा 1/c प्लस 1 होगा कि नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या है 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c। तो यहाँ पर दिख रहे हैं कॉलम को, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो को जोड़ रहे हैं, तो आ रहा है कि नहीं। सब बिल्कुल आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा सभी रो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आज जोड़ कहाँ पर लिखेंगे, किसी में लिख सकते हैं, या तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, किसी में। तो सेकेंड अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाइंग, सेकेंड अप्लाइंग, अप्लाइंग R1 में लिखेंगे पहला रो में, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो को क्या करके जोड़कर, जोड़ो सबको। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी सी तो रहबे करेगा बाहर। अब पहला रो में जोड़ के लिखना है, तो लिख सकते हैं 1 प्लस ए, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सबको जोड़ में आ रहा है ना, 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c आ रहा है, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ रहा है। उसी प्रकार सेकेंड थर्ड कॉलम जैसा है वैसा ही रहने दो, सॉरी सेकेंड और थर्ड रो जैसा है वैसा ही रहने दो। कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो 1/b, 1/b प्लस 1 और 1/b। उसी प्रकार से क्या होगा 1/c, 1/c और 1/c प्लस 1। अब दिख रहे हैं पहला रो में, फर्स्ट रो में सबके सब एक ही समान है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, सर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन, कॉमन 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c फ्रॉम R1। यानी पहला रो से क्या कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c। तो क्या होगा, ए बी सी तो बाहर तो रहबे करेगा। फिर क्या कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। आप देखो अब डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ये कॉमन लेने के बाद क्या होगा, तो कॉमन लेने के बाद हमेशा मतलब कॉमन मतलब भाग होता है। तो अगर 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c, तो कभी कॉमन आता है जीरो नहीं था, एक दिया है, क्या होता है एक। तो यहाँ क्या होगा, एक एक एक, यहाँ पर अगले तो क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, 1/b प्लस 1 और 1/b। फिर क्या होगा 1/c हो जाएगा, 1/c हो जाएगा, 1/c प्लस में 1 होगा। आप ध्यान दो, आपको ये सर हमको प्रूव करना था, इतना इतना था ये किया। लेकिन ध्यान देने वाला बात है, कभी भी प्रूव करने के लिए जितना चाहिए उतना आ जाएगा, फिर भी क्या करना, जो क्वेश्चन है उसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि इतना थोड़ी नहीं छोड़ सकते हैं, या इतना जब एक थोड़ी नहीं लिख सकते डायरेक्ट, इसके लिए हल करना पड़ेगा। कभी भी कोनो डिटर्मिनेंट्स में अगर हमको 1 1 आ रहा है, किसी रो किसी भी कॉलम में 1 1 आ रहा है, तो दो के जीरो बनाना, तीसरा से मान निकालना। क्या करना है, दो के जीरो बनाना, तीसरा से मान निकालना। अब दो के जीरो बनाएंगे तो कैसे जीरो बनाएंगे, सर इसमें से इसको माइनस करें तो जीरो बनना है, फिर इसमें से इसको माइनस करें तो जीरो बनना है। तो मानो पहला रो में से दूसरा, पहला कॉलम में से दूसरा को माइनस करते हैं, दूसरा में से तीसरा को माइनस करते हैं, वही अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या करेंगे, C1 को C1 में लिखेंगे, C1 माइनस क्या करेंगे C2, C2 में लिखेंगे क्या करेंगे C2 माइनस C3, यानी घटाकर लिखना है। तो बताओ बाहर में क्या होगा, बाहर में तो रहबे करेगा ए बी सी इंटू में 1 प्लस 1/a, लिख सकते इसको, अगर हमको लिखना है तो लिख सकते हैं, यहाँ बाहर में तो रहबे करेगा हमको ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर हमको यह अप्लाई करना है तो पहला कॉलम में से दूसरा कॉलम में घटाना, लिखना कहाँ है? पहले कॉलम में, तो घटाओ, तो 1 में से 1 गया तो कितना होगा 0, 1/b में से 1/b प्लस 1 गया तो माइनस में 1 गया था 0। फिर सेकेंड रो में से सेकेंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस करना है, तो 1 में से 1 गया तो
जीरो। 1/b प्लस 1 में से 1/b गया तो 1। 1/c में से 1/c प्लस 1 गया तो -1। उसी प्रकार से 1 हो गया, 1/b हो गया और 1/c प्लस 1 हो गया। अब या तो पहला रो से मल्टीप्लाई हमको मान निकालो, या तो किसे पहला कॉलम से मान निकालो, किसी से मान निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, मान निकालेंगे अगर, इससे क्या होगा, ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर मान निकालेंगे तो इसका मान भी जीरो, इसका मान भी जीरो, इसका मान क्या होगा, प्लस में 1 इंटू यह रो कैंसिल, यह कॉलम कैंसिल, क्या होगा, -1 1 0 -1 होगा। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 गुने -1 कितना, प्लस में 1, प्लस में 1 -0 प्लस 1, ये पूरा का मान कितना होगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई इतना, तो कितना होगा, इतना ही ना होगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं, ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो गया। यही हमको प्रूव करना था ना, आ गया प्रूव। इसी प्रकार से एक दो और क्वेश्चन है जो आप बनाना हम लिख देते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कह रहा है 1 1 1, उसके बाद ए है, बी है, सी है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। इसको प्रूव करना है किसके बराबर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो कभी भी अगर हमको 1 1 रहेगा तो क्या करना है, 1 1 रहेगा तो दो के जीरो बनाना, तीसरा समान निकालना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 1 है, तो ये पहला रो में से दूसरा को घटाएंगे, दूसरा में से तीसरा को घटाएंगे, अपने आप बनेगा। अब चलते, अगर मान लो एरिया कैसे निकालते हैं, अगर कोई डिटर्मिनेंट हो तो डिटर्मिनेंट हो तो डिटर्मिनेंट की सहायता से एरिया निकाल सकते हैं। आपके साथ डिटर्मिनेंट की सहायता से एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर मान लो कोई ट्रेंगल दिया हो, क्या दिया हो, कोई ट्रेंगल हो, तो हम क्लास 10 में पढ़े ट्रेंगल के 3 वर्टिसेस दिया रहता था, ABC दिया रहता था, ABC। अब यहाँ पर दिया रहता था x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया रहता था। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करते थे, फॉर्मूला लगाते थे 1/2 मॉड वाला। लेकिन उसके सहायता से तो निकाल ही सकते हैं, प्लस हम कह सकते हैं इस डिटर्मिनेंट के सहायता से भी उसका क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। वही मान हम निकालते हैं। चलो देखते हैं एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं दिया, ध्यान दो, एरिया कैसे निकालते हैं। अगर मान लो हमको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया किसका, किसी भी डिटर्मिनेंट्स का। देखो जैसे मान लो हमें कोई ट्रेंगल दिया है, क्या दिया है, कोई ट्रेंगल दिया है, कोई ट्रेंगल दिया है, क्या दिया है, कोई ट्रेंगल दिया है। कोई ट्रेंगल दिया है। अब यहाँ ट्रेंगल में देख रहे हैं, इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में कितने वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस है। इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते क्या, सी। अब इसका वर्टिस मान लो दिया है x1 और y1, इसका वर्टिस दिया है x2 और y2, इसका वर्टिस दिया है x3 और y3। ठीक, अगर मान लो हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, किसी भी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 3 वर्टिसेस दिया रहता था तो एरिया कैसे निकाल सकते थे। अब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते थे, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3
इंटू में y1 माइनस में y2। यही फॉर्मूला था कि नहीं फॉर्मूला क्लास 10th में। लेकिन इसके सहायता से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के सहायता से भी निकाल सकते हैं। क्या चीज? एरिया। आप डिटर्मिनेंट के सहायता से कैसे निकालेंगे? तो डिटर्मिनेंट में इस प्रकार से निकलेगा, ध्यान दें, 1/2 तो रहबे करेगा। क्या करना है? 1/2 तो रहबे करेगा। फिर मॉड, उसके बाद डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, तो मॉड इसलिए बाहर लगाते हैं ताकि हमको प्लस वैल्यू दे, क्योंकि एरिया माइनस में थोड़ी ना हो सकता है, इसीलिए। तो यहाँ पर अगर मान लो हमको यहाँ पर x1 y1 है, तो कैसे लिखेंगे? तो पहला रो में, पहला कॉलम में क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट, x1 x2 x3। क्या दिया है हमको? x1 x2 x3। तो पहला कॉलम में क्या लिखना है? x1 x2 x3। दूसरा कॉलम में y1 y2 y3। अब कभी भी डिटर्मिनेंट बनाने के लिए रो कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। तो इनमें क्या रो पूरा है सर? एगो दूगो तीन गो रो पूरा है, दो कॉलम, एगो कॉलम बनाना पड़ेगा ना। तो क्या देंगे यहाँ पर? 1 1, हमेशा क्या देना? 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना, इस विधि से निकालना, दोनों विधि से एरिया क्या निकलेगा? समान ही आएगा। तो अगर किसी भी हमको डिटर्मिनेंट से विधि से एरिया निकालना हो किसी ट्रेंगल का, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/2 मॉड ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 या 1 1 1 के डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन। अब इसका मान कहता निकालने के लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू से, देखो जैसे कह रहा है फाइंड द, कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रेंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेंगल विथ vertices with vertices 2, 1 7, 2, 7 है, सॉरी 2, 7 1, 1 10, 8। यह क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करता है? एरिया कहता है निकालने के लिए। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन दे जाएगा, कहेगा 2 नंबरी या 5 नंबरी, ज्यादातर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। एरिया वो कहेगा निकालने के लिए, किसके सहायता से निकाल सकते हैं? डिटर्मिनेंट की सहायता से। अगर सर डिटर्मिनेंट के हमको सहायता से नहीं याद होगा तो उस सहायता से निकाल सकते हैं, लेकिन उसे निकालेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? कि वह 10वें तक था, लेकिन 11th 12th में आ गई है, तो डिटर्मिनेंट पर है, तो डिटर्मिनेंट का यूज करना चाहिए ना। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट की सहायता से क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट की सहायता से एरिया निकालने के लिए हमको वर्टिसेस दिया था, वर्टिसेस के पॉइंट हमको मानना पड़ेगा। ए बी सी का वर्टिसेस है, तो यहाँ मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? लेट दी वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ए बी सी के वर्टिसेस, ए बराबर क्या दिया है? 2, 7। बी बराबर कितना दिया है? 1, 1। सी बराबर कितना दिया है? 10, 8। अब इस तीनों को हमको क्या करना है? तीनों के सहायता से क्या निकालना है हमको? डिटर्मिनेंट की सहायता से एरिया निकालना है। तो क्या फॉर्मूला जानते हैं? एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 1 है, 2 7 है, तो 2 7, 1 1 है तो 1 1, फिर 10 8 है, 10 8, और लास्ट में क्या दिया था? हमेशा 1 1। इसका मान निकालो। अब मान निकालने के लिए क्या बताएं? अगर किसी डिटर्मिनेंट 1 1 आ रहा है तो 2 0 बनाना। 0 कब आएगा सर? इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो पहला रो में से दूसरा को माइनस करेंगे, एगो 0 आएगा, फिर दूसरा में से तीसरा को माइनस करेंगे। तो क्या कर सकते हैं? अप्लाइंग R1 में लिखेंगे R1 माइनस R2 को, फिर दूसरा रो को निर्माण करेंगे, दूसरा में से तीसरा को घटाकर, यानी पहला में से दूसरा को घटाकर लिखना कहाँ है? पहला में। दूसरा में से तीसरा को घटाकर लिखना कहाँ है? दूसरा में।
तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमको 1/2 तो रहबे करेगा, मॉड रहबे करेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 10 जाएगा तो माइनस में 9, माइनस में 9, 1 में से 8 गया तो माइनस में 7, 1 में से 1 गया तो 0। अब थर्ड रो ऐसा ही रह जाएगा 10 8 1। अब देखो, अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से मान निकाल दो। तो थर्ड कॉलम से मान निकालने का तरीका जानते हैं ना, क्या हो जाएगा 1/2 तो रहबे करेगा, मॉड इंटू, ध्यान दो, अगर थर्ड मान से निकालेंगे तो यह क्या होगा 0 माइनस 0। अभी 1 किस स्थान में, तीसरा रो तीसरा कॉलम 8 3 3, तो 3 3 6 इवन नंबर है तो क्या होगा +1 इंटू, यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल, क्या होगा 1 6 और माइनस में 9 और माइनस में 7 होगा मॉड। तो 1/2 इंटू मॉड, अब इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 7, तो माइनस में प्लस में 1 इंटू में माइनस में 7, अब माइनस में प्लस में क्या होगा 54 होगा। अब इसका मान निकालो, 54 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 47, तो क्या होगा 1/2 इंटू में प्लस में 47। अब यहाँ पर अगर हमको पॉजिटिव वैल्यू दिया है कोई बात नहीं, अगर निगेटिव वैल्यू देता तो क्या हो जाता, यह पॉजिटिव बन जाता, मोड से बाहर निकाल देता। तो इसीलिए क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई में कितना 47, 47 कटेगा नहीं, तो 47 बाई क्या होगा 2। लेकिन यहाँ पर हमको वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है, तो इसका क्या होगा एरिया स्क्वायर यूनिट यूनिट्स। तो 47/2 क्या होगा स्क्वायर यूनिट्स, इसका क्या होगा एरिया। कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है एरिया ही देगा, और क्या निकालना पड़ेगा हमको उसका, और कोई पॉइंट हमको गायब कर देगा वह निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट में हमको क्या करेगा, यहाँ पे लिख देगा के, यहाँ पी क्यू कुछ भी ले सकता है। अब कहेगा इसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्षेत्रफल की सतह से निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं। आप ध्यान दो, एक वही क्वेश्चन करा देते हैं क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल वाला, क्योंकि क्षेत्रफल वाला थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, प्लस माइनस दोनों लेना पड़ता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल वाला, फाइंड वैल्यू ऑफ के मान निकाले इफ एरिया ऑफ ट्रेंगल 4 स्क्वायर यूनिट एंड vertices आर कितना दिया है -2 0 0 4 और 0 के, यही क्वेश्चन दिया है। आने कहता है के मान निकालो, और के के जगह के स्थान पर क्या चीज लेंगे कि इसका एरिया कितना निकलेगा 4 निकलेगा, फॉर्मूला लगाओ। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द वर्टिसेज ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, ए बराबर कितना है -2, 0, बी बराबर 0, 4, सी बराबर 0, के, और क्या चीज दिया हमको एरिया, गिवेन एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, 4 स्क्वायर यूनिट्स क्या है 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट दिया है। तो क्या एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट -2 0 -2 0 0 4 0 4 0 के 1 1 1 मॉड इज इक्वल टू कितना देंगे 4। अब यहाँ 2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 8 हो जाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ -2 0 1
0 4 1 0 के 1 इज इक्वल टू मॉड रहबे करेगा 4 टू जा 8 होगा। अब क्या यहाँ पर जिसको हम पहला कॉलम में देख रहे हैं 0 0 है, तो क्या इसको 0 बनाने की जरूरी है? नहीं, निकालो मान। तो अगर पहला कॉलम से मान निकालते हैं तो मॉड तो रहबे करेगा इनटू माइनस में 2 और साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है प्लस, तो प्लस इनटू यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल, क्या होगा 4 1 के 1। अब बाकी इस दोनों का क्या होगा 0 प्लस में 0 होगा मॉड बराबर कितना होगा 8। यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड इंटू माइनस में 2 4 इंटू 1 तो कितना होगा 4 4 अब माइनस के इंटू 1 तो क्या होगा के मॉड इज इक्वल टू कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड इंटू में -2 से मल्टीप्लाई करो कितना -8 अब माइनस में क्या होगा माइनस प्लस में 2k होगा इज इक्वल टू कितना होगा 8। अब तुम बताओ कि मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों देंगे इधर, दें कि नहीं? तो क्या लिख सकते हैं इसको में हम 2k माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। क्यों? क्योंकि मॉड हटाए। अब यहाँ k के मान प्लस माइनस कुछ भी ना हो सकता है क्योंकि पॉइंट दिया है ना, तो हम क्या हो सकते हैं एक बार माइनस लो एक बार प्लस लो, तो 2k माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा 8 या 2k माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस 8। अब यहाँ 2k बराबर 8 उधर जाएगा तो कितना होगा 16, कितना होगा 16। उसी प्रकार से 2k इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं तो यहाँ माइनस लेना घर है, यहाँ क्या रहेगा माइनस, यहाँ प्लस लिए थे यहाँ माइनस, के उधर जाएगा 8 उधर जाएगा तो माइनस में तो प्लस में तो 0 हो जाएगा। बताओ के बराबर कितना हो गया 8, के बराबर कितना हो गया 0। तो के का क्या गो मान एगो 0 एगो 8, यानी के का मान या तो 0 लेंगे तो या तो 8 लेंगे तो दोनों पर मान क्या आएगा इसका एरिया क्या आएगा हमको 4 आएगा। तो इसी तरीका से क्वेश्चन आएगा। तो जितना डिटरमिनेंट में टॉपिक था वो हम पूरा से पूरा पढ़ चुके थ्योरी प्लस में क्वेश्चन भी। अब अगले लेक्चर हम क्या करेंगे एनसीईआरटी सीरीज लेकर चलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्लस एक्सरसाइज के जो भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन होगा बनने वाला होगा या वो में दिया हुआ क्वेश्चन सभी के सभी हम करा देंगे। तो आज के लेक्चर कितना ही रखते हैं। जय हिंद।